हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित तौर पे आप सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी बीच एग्ज़ाम टाइम एकेडमी के तरफ से आपके लिए जो बच्चे ज्योग्राफी, भूगोल, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल और अर्थशास्त्र विषय लेकर तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, चाहे वो एलटी की जीआईसी हो या बीपीएससी ट्राई 4 हो, केबीएस एनबीएस ईएमआरएस आने वाली वैकेंसी, ये सभी एग्जाम्स के लिए अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान आपने टीजीटी का लक्ष्य चुना है, पीजीटी का अर्थशास्त्र और भूगोल चुना है, तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, ठीक है, आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं अखिलेश वर्मा, जो कि खुद इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हूं और एक बहुत ही अच्छी सफलता पाई है, ठीक है, 30वीं रैंक के साथ। तो निश्चित रूप से अगर आप मुझसे जुड़ेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने बहुत बड़ी कोई तीर मारी है, लेकिन मैं भी प्रयास करते करते एक दिन अपनी कमियों को सुधारा और सिलेक्शन ले लिया और सक्सेस की राह में खड़ा हो गया। समझ में आई बात? सक्सेस की कतार में। तो जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हम कितना भी पढ़ते रहें, लोग यह मान के चलते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक मित्रों, तो इसी के लिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, आप बहुत कुछ पढ़ लिए होंगे, ठीक है, अब दिमाग काम नहीं कर रहा होगा कि अब क्या पढ़ें, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रैक्टिस का, ठीक है, प्रैक्टिस का। और मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर आपको टॉपिक वाइज ठीक है प्रैक्टिस करवा दी जाए तो पूछेगा कहां से आयोग क्वेश्चन। एक एक टॉपिक से, जो आपके सिलेबस का एक एक टॉपिक है, उसके अनुसार जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में या विगत एग्जाम में, ठीक है, आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं या विगत एग्जाम में बने हैं, उन सभी प्रश्नों का संकलन, ठीक है, निचोड़ के रूप में है। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इस पे हम देखिए, शिल्पी, घटना चक्र और आपका यूथ पब्लिकेशन, जो आपके तमाम सारे विगत वर्षों की परीक्षाओं का प्रश्न संग्रहित करता है, उन सभी का निचोड़ लेकर आ रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आपकी तैयारी करते करते आप ऊब गए हैं, तो अपने आप को अंदाजिए कि कितना सही हो रहा है, क्या मेरा छूट गया, ठीक। इसी कमी को अगर दूर कर लेंगे तो इस बार सिलेक्शन निश्चित तौर पे आपका होगा। तो देखिएगा, पहला टॉपिक आपका है सौरमंडल। सौरमंडल का निचोड़ सीरीज है, सौरमंडल का निचोड़ सीरीज 1। इससे लगभग 50 से 60 70 क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, अलग अलग टाइप के, ठीक। पृथ्वी के तमाम, जो पृथ्वी के सौरमंडल के जो ग्रह हैं, 8 ग्रह, 8 ग्रहों से, ब्रह्मांड से, निहारिका से, आकाशगंगा से, सभी से प्रश्न उठाए गए हैं, ठीक है। उन सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, ताकि आने वाले एग्जाम में, ये तो है ही, आने वाले एग्जाम में आपको ये बहुत मदद करें, ठीक है। तो आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं बड़े ही कायदे से, ताकि कोई समस्या आपको ना आए, ठीक। तो देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न जा रहा है। पहले आप क्या करेंगे, एक पेन और कॉपी लेंगे, पेन और कॉपी लेके इसका आंसर लगाएंगे, और इसका आंसर लगाने के बाद जो ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इंतजार करेंगे, मैं बता रहा हूं, और मिलाएंगे कितना क्वेश्चन सही हुआ 30 क्वेश्चन में, ठीक है ना जी। तो देखिए, निहारिका या नेबुला क्या है, निहारिका या नेबुला क्या है, ये प्रश्न बना है एग्जाम में आपके। तो क्या एक तप्त गैस का बादल है, एक तप्त गैस का गोला है, धूल और मिट्टी के कणों का, ठीक है, मिश्रण है, ठीक है। ये देखिए गलत टाइप हुआ है, तो इसको मिश्रण जानिए, मिश्रण, ठीक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, निहारिका को आप जान लीजिए, इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निहारिका को तारों की नर्सरी कहा जाता है, निहारिका को तारों की नर्सरी कहा जाता है, ठीक है।
इसी से तारों का निर्माण होता है, यानी यह सौर परिवार का हिस्सा नहीं है, यह सौर परिवार के पहले की चीज है। ठीक है। यह है क्या? यह एक तप्त गैस का बादल है। क्या है? यह एक तप्त गैस का बादल है। देखिए यह भी ऑप्शन सही होता है, लेकिन मिट्टी नहीं, धूल और गैस दोनों सही होता है। ठीक है। तप्त गैस के साथ साथ इसमें धूल के कण भी पाए जाते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न के अनुसार इसका पहला आंसर सही है। क्या? यह एक तप्त गैस का गोला है। ठीक है। इसके साथ साथ जो बेहतरीन आंसर हो सकता है ये होता कि निहारिका तप्त गैस एवं धूल का बादल है। ठीक है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए आपके सारे कंफ्यूजन दूर होंगे, सारी समस्याएं दूर होंगी, बस केवल आप पढ़ते रहिए। ठीक है। प्रतिदिन ज्वाइन करिए, आपको रिकॉर्ड फॉर्म में जाएगी, चाहेंगे तो लाइव भी जाएगी टाइम के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं स्कूल कॉलेज के। ठीक है। इसी बीच आपकी भी मदद करनी है, आपके सिलेक्शन में भी अपना सहयोग देना है। ठीक है। क्योंकि बेरोजगारी का क्या दर्द होता है इसको हमने जाना है, क्योंकि मैं लगभग ऑफलाइन क्लास 10 से 15 सालों से ले रहा हूं। ठीक है। मेरे बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हुए बिहार यूपी में सेलेक्ट हैं, ऑनलाइन मिलने का मौका मिल गया है, तो अब ऑनलाइन आकर आपका सहयोग करने का मन बन गया है। चलिए ठीक है। कह रहा है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य की दीप्तिमान सतह, जो प्रकाशित सतह है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सूर्य किरीट या सूर्य धब्बा? जल्दी से बताइएगा क्या कहते हैं। ठीक है। देखिए इसको हम क्या कहते हैं? देखिएगा प्रकाश मंडल कहते हैं। इसे अंग्रेजी में फोटोस्फियर भी दे देगा, फोटोस्फियर। ठीक है। हाँ, अंदर का जो भाग है उसे हम प्रकाश मंडल के अंदर का जो भाग है उसे वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य किरीट या प्रच्छाया यह सूर्य ग्रहण के समय बनता है। ठीक है। और सूर्य धब्बा यानी सौर्य कलंक, यह भी क्या है? एक सूर्य की स्थिति है जब उसके कुछ भाग पर प्रकाश शून्य हो जाता है, प्रकाश नहीं दिखाई देता, तो उसे सौर्य धब्बा या सौर्य कलंक कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे कि आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि विभिन्न प्रकाश के संयोग मिश्रण से नीला रंग उत्पन्न होता है, धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। ए और बी दोनों उपयुक्त सभी गलत हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 जल्दी से जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा देखिए पीजीटी 2003 में यह प्रश्न आया हुआ है, पीजीटी 2003 में यह प्रश्न आया हुआ है। इसका जवाब क्या हो सकता है? देखिए आप जानते हैं कि प्रकाश का आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों है? क्योंकि इसे जो छितराया लिखा है इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक। आकाश का रंग इसी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। यदि आप वायुमंडल से बाहर चले जाएंगे ऊपर तो आकाश का रंग आपको काला दिखाई देगा। ठीक है। पृथ्वी पर ज्यादा जल है, उसी का प्रकीर्णन होता है प्रकाश के द्वारा, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जबकि वायुमंडल के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यह क्या हो जाता है? काला हो जाता है। समझ में आई बात? तो 100% कौन सा आंसर सही? बी। कह रहा कि सौर कलंक है सूर्य की सतह के काले धब्बे, सूर्य के समीप लाल धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे, इनमें से कोई नहीं। देखिए सूर्य के सतह के काले धब्बों को ही क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक कहते हैं। ठीक है। सौर कलंक, सूर्य के सतह के काले धब्बे, इसे अंग्रेजी में सन स्पॉट कहते हैं। सन स्पॉट।
ठीक है। इस समय सूर्य का जो तापमान कम हो जाता है। क्लियर। आगे कह रहा है कि आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि, आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि, देखिए ये प्रश्न फिर वही पूछ दिया गया था पीजीटी 2003 में, इसलिए इस प्रश्न पर अब विचार नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे। ठीक, सूर्य का कण धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, यानी प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। ठीक, यदि प्रकाश का प्रकीर्णन ना हो धूल के कारण तो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। क्लियर। आगे देखिए, कह रहा है कि सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती? ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब हम सौर परिवार पढ़ते हैं तो हमको ये लगता है कि इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, हमको सब आ रहा होगा। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दिमाग घूम जाता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ग्रह से, उल्काओं से, उपग्रह से या पुच्छल तारा से, तो यह उल्का पिंड जो होते हैं उसके द्वारा, क्योंकि ये उल्का पिंड ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं जो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण से जल जाते हैं, और यही कभी कभी पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, पृथ्वी पर टकराते हैं, तब पता चलता है कि पृथ्वी की सतह का निर्माण कैसा होगा। ठीक है, उल्का पिंड। और महाराष्ट्र में इसी के गिरने से लोनार झील बनी है। कौन सी झील? लोनार। ठीक है, उल्का पिंड से। आइए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? ठीक, देखिए आसान आता है प्रश्न, आसान आता है, बस जरूरत है तो धैर्य की और बार बार क्वेश्चन को रिपीट करने की, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करने की। सूर्य से पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? क्या देखिए 14 करोड़ 96 लाख, ठीक है, 19 करोड़ 4 लाख 60 हजार, ठीक है, या 19 करोड़ 64 लाख या 14 करोड़ 69 लाख, इनमें से क्या सही है? जल्दी से बताइएगा, इनमें से क्या सही है? तो देखिए इनमें से आपका आंसर जो है वो कौन सा सही है? आंसर ये सही है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ठीक है, अगर आपसे पूछता है तो देखिए ऐसे भी लिखता है, ऐसे भी लिखेगा 14.96 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किमी। ठीक है, या कभी कभी 15 करोड़ सीधे दे देगा, 15 करोड़ किमी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। याद रखिएगा, कभी कभी होता क्या है, इसी को गलत करके बाकी सबका सही कर देता है और आप कंफ्यूजन में जानते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, तो एक का याद रहेगा तो बाकी उसी के आधार पर सबका लग जाएगा। ठीक है, मेरे कई बार इस तरह से प्रश्न सही हुए हैं। ठीक, कि तो पृथ्वी का तो कम से कम याद ही रखिए। हाँ 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 कह रहा कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सूर्य से दूरी का फिर आ गया, सूर्य से दूरी का प्रश्न फिर आ गया है। आप देखिए ये प्रश्न टीजीटी 2011 में आया हुआ था। ठीक है, यानी कि सूर्य से जो ग्रहों की दूरी है वो भी हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो भी हमको याद होनी चाहिए, उससे भी प्रश्न बन सकता है। कह रहा है कि पृथ्वी की दूरी 20.88 करोड़ किमी है, मंगल की 22.78 करोड़ किमी है, बृहस्पति की 7.85 करोड़ किमी, या शनि की 143.73 करोड़ किमी है। तो आपको पृथ्वी की अगर पता है तो आपको तुरंत आंसर समझ में आ जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा कि कितनी है,
14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, बाकी सबकी सही है। मंगल की कितनी है? 22.78, एकदम एग्जैक्ट सही है। बृहस्पति की 7.85 एग्जैक्ट सही है। शनि की 143.3 करोड़ किलोमीटर एकदम सही है। अब देखिए कुल 8 ग्रह हैं। कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। बचे हुए ग्रहों की दूरी आप जान लीजिए। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछ देता है, इसी पे देख लीजिए, इसी पर अरुण की, वरुण की, देखिए इसमें कौन नहीं है? बुध की। ठीक है, एक और कौन बचता है? शुक्र की। किसकी? शुक्र की। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सबकी दूरी आपको पता होनी चाहिए। तो अरुण की है 287.66 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 287.66 करोड़ किलोमीटर। तो वहीं अरुण की है 450.43 करोड़ किलोमीटर। ये इधर वाला याद रहना चाहिए, इधर का भले भूल जाए चल जाएगा। क्लियर? हाँ, जो सूर्य से जितना दूर है उतना दूरी उसकी अधिक है। ठीक है, वरुण आप जानते हैं सबसे दूरी पर स्थित है। अगर हम बात करें किसकी? बुध की, अगर हम बात करें किसकी? बुध की, तो देखिएगा 5.6 करोड़ किमी, क्योंकि बुध ही सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीक आकाश, ये फोन उठाओ, देखो क्या है, बता दो क्लास में। ठीक, बुध की 5.6 करोड़ है। इसके बाद अगर हम शुक्र की बात करें, किसकी? शुक्र की बात करें तो 10.82 है, 10.82 करोड़। ठीक, 10 इस तरह से सभी ग्रहों की दूरी आपको पता चल गई। इसमें से एक पृथ्वी की आप याद रखिएगा, बाकी जो आएगा इसी तरह का प्रश्न आएगा कि बाकी अपने आप सही हो जाएगा। क्लियर ना जी? आगे देखिए, कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व, देखिए टाइप वाले ये दिक्कत किए। घनत्व कितना है? तो संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो कितना? जल्दी से आप लगाइए तो आंसर को। 10 के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 10 में से कितना सही हुआ। ठीक, अगर आपका 90% सही हो रहा है तो जान लीजिए आप एग्जाम में हैं। ठीक, हाँ, 5.5 पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये पृथ्वी इस तरह से काट कर निकाली जाती है। ये आपका क्रस्ट है कुल्फी की तरह। ठीक है, ये आपका मेंटल है, ये आपका क्रोड है। क्या है? क्रोड। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। तो इसका घनत्व कम है, 2.5 से 3.5 तक है। ठीक है, इसका घनत्व उससे अधिक, जैसे जैसे नीचे जाते हैं पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है, इसका घनत्व 5.5 से 7.5 तक है। इसका घनत्व 11 से 13 तक है। ठीक है, तो सबसे अधिक घनत्व जो है क्रोड का है। सबसे अधिक घनत्व क्रोड का है। क्यों? क्योंकि क्रोड जो है भारी पदार्थों से बना है। ठीक है, जैसे इसकी बात करें, इसको हम कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। इसको कहते हैं सीमा, इसको कहते हैं निफे। क्या कहते हैं? निफे। ठीक, सियाल जो है सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना हुआ है। निफे सीमा जो है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ है। और निफे जो है
निकिल प्लस फेरस यानी लोहा से बना हुआ है, सबसे भारी पदार्थों से, इसलिए जैसे जैसे नीचे जाएंगे घनत्व तो बढ़ता जाएगा। ये शेष महोदय का बंटवारा है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब की बार परिक्रमा पूछा है, ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, टीजीटी हो या पीजीटी, ठीक है, ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में आया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि क्या आप इस लेवल पे सौरमंडल की पढ़ाई किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है, और पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको प्रैक्टिस करवा करवा के, ठीक है, आपके एग्जाम के लायक बना दूंगा। क्लियर? पृथ्वी एक एक चैप्टर का निचोड़ है ये, और इसके बदले में चाहिए कुछ नहीं, केवल चैनल को आप क्या करिए, पूरा तक पूरी वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, यदि मजा आ रहा है तो, ठीक है। लग रहा है, देखिए तड़क भड़क थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि YouTube की दुनिया में इस समय लोग आगे निकलने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो हमसे संभव नहीं है। कोई निहुर के पढ़ा रहा है, तो कोई कपड़े पहन के, तो कोई आधे पहन के, तो कोई सो के पढ़ा रहा है, बहुत सारा, कोई हनुमान जी बन के पढ़ा रहा है, तो बहुत सारी तरह के लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं आपको, आपके साथ, ठीक है, मिलकर आपकी तैयारी करने का इरादा है। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी तैयारी से जुड़ी हुई चीजों को रोज सुने, देखें और अपनी कमी को सुधार कर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, तय कर लें, ताकि प्राप्त हो जाए। कह रहा पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है कितने दिन में लगाती है, तो 365.25 दिन, बिल्कुल करेक्ट बात है। मंगल 525 दिनों में, यही करेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, यही करेक्ट नहीं है, क्योंकि मंगल जो है, मंगल 687 दिन में चक्कर लगाता है, ठीक है, मंगल जो है 687 दिन में चक्कर लगाता है। मैं इसको सही लिख देता हूं, 687 दिन, ये 525 लिखा हुआ है। बाकी बुध 88 दिन में लगाता है, ये भी सही है। अरुण 84 वर्ष में लगाता है, ये भी सही है। इसके साथ साथ मैं और आपको बता देता हूं, जैसे इसमें जो नहीं दिया है, बुध दिया है, अरुण दिया, मंगल दिया है, ठीक है, क्या नहीं दिया, शुक्र, शुक्र, ठीक है, और क्या नहीं दिया है, बृहस्पति, ठीक है, और क्या नहीं दिया है, वरुण, ठीक है, 4 दिया है, ये हुए 3, और क्या नहीं दिया, शनि। मैं इन सब का परिक्रमण काल आपको बता देता हूं, ठीक है, इन सभी का परिक्रमण काल आपको बता देता हूं। देखिए शुक्र जो है 225 दिन में लगाता है, ठीक है, बृहस्पति 11 वर्ष 11 माह यानी 12 वर्ष में लगाता है, बहुत बार लिखा मिलेगा। वरुण जो है 164 या 165 दिन में लगाता है। शनि की अगर बात करें तो 29.5 वर्ष या कहीं कहीं आपको 30 वर्ष भी मिलेगा, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट सही है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और 2-3 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसे हम परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमा करते हैं। जब हम किसी चीज को घूमते हैं चारों तरफ परितः, तो वह परिक्रमण कहलाता है। जब हम ही घूमते हैं तो वो परिभ्रमण कहलाता है, घूर्णन जिसे कहते हैं। समझ में आई बात? हाँ, तो यह सूर्य का चक्कर लगाने वाली समय है। क्लियर? आइए, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है हम किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं। क्लियर? और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन देखिएगा आपको लोग कहेंगे कि नहीं पढ़त रहल होई, पढ़त रहल होई। और निश्चित तौर पे सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन पढ़ने का स्मार्ट तरीका अगर आप नहीं अपनाएंगे, ठीक है, एकदम वही मेहनत करेंगे जैसे जानवरों में गधा करता है तो नहीं होगा। मेहनत तो बहुत करता है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। मेहनत कैसी कि अपनी कमियों को जानकर मेहनत करिए, उस पर सुधारिए। हमको जब सौरमंडल से ऑलरेडी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 पर मेहनत करें। अगर कुल 70 क्वेश्चन बन रहे हैं, हमको 40 आ रहे हैं या
50 आ रहे हैं तो 20 ही बचे, उस 20 को छांटना है, उस पर लग के मेहनत करनी है। ये होता है स्मार्ट स्टडी। वही किताब उठाकर खाली पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कमी को ढूंढिए कि कौन सा प्रश्न हमको नहीं आ रहा है, उस पर विचार करिए। कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है, यह किस विद्वान की परिकल्पना है यानी विचारधारा है? जेम्स एंड जेफरी की, लाप्लास की, कांट की या होयल एवं लिटिलटन की? जल्दी से जवाब दीजिएगा, किसकी है भाई? जेम्स एंड जेफरी, लाप्लास, कांट, होयल एवं लिटिलटन। पीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया है और आपने जवाब लगा दिया होगा। तो निहारिका परिकल्पना यानी नेबुला परिकल्पना ये लाप्लास की है। किसकी है? लाप्लास की परिकल्पना है। और यदि और की बात करूं मैं, ठीक है, कांट की वायव्य राशि है, वायव्य राशि परिकल्पना है। ठीक है, और यदि जेम्स एंड जेफरी की बात करूं तो इनकी ज्वारीय परिकल्पना है। कौन सी है? ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना। और यदि होयल और लिटिलटन की बात करूं, किसकी? होयल और लिटिलटन की, तो इनकी नोवा परिकल्पना है। नोवा परिकल्पना। परिकल्पना क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये 100% कभी क्लियर ही नहीं हो रहा है। लेकिन हम केवल इन विद्वानों को मानकर चलते हैं, तब भी बहुत आगे पहुंच पाए हैं। समझ में आई बात? तो इनकी परिकल्पनाएं ना तो 100% सही है, ना तो 100% गलत हैं। ये उसी तरह की बात है कि इंसान जो है बंदर की औलाद है, मतलब बंदर हमारे पूर्वज हैं। तो फिर वैसे प्रश्न बन जाता है, तो फिर आज तक कोई बंदर इंसान क्यों नहीं बना? ठीक है ना जी। लेकिन सही बात है कुछ हद तक, तभी ये परिकल्पनाओं के रूप में आती हैं। यही अगर 100% सिद्ध हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? सिद्धांत हो जाएगा, थियरी हो जाएगी। अभी हाइपोथेसिस है। क्या है? हाइपोथेसिस। आइए बात करते हैं आगे। कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति की ग्रहाणु परिकल्पना किसकी है? ग्रहाणु परिकल्पना। देखिए 4-5 परिकल्पनाएं हो गई, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, आप विश्वास मानिए मेरा। बस केवल क्या करिए, एग्जाम टाइम एकेडमी, ठीक है, विथ अखिलेश सर को आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए और फॉलो करिए। ठीक है, वीडियो को देखिए। इसलिए मत देखिए कि नहीं इहो आएगी ने पढ़ा हुआ है, इसलिए देखिए कि जो कंटेंट है आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो व्याख्या है, क्योंकि इतने दिन में पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाया जा सकता। आप एग्जाम दे लीजिए। मैं आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में, जहां तक मैंने, आप थंबनेल में देखे होंगे नेट और जेआरएफ, ठीक है, जेआरएफ के थ्रू रिसर्च किया है मैंने स्कॉलरशिप के साथ, ठीक है ना जी, तो आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। बस केवल आप मेरे साथ जुड़िए। और ये इसीलिए कि मैंने किया है तो आप भी कर लेंगे। देखिए मेरे पास न तो 2 सर है, ना तो 4 हाथ है, ना तो 4 पैर है, बस आप ही की तरह साधारण इंसान हूं। जब तक मेरा भी नहीं हुआ था, मुझे भी लग रहा था कि सिलेक्शन किनका होता है, वो लोग कैसे होते हैं। जब तैयारी पूरी हो जाती है तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन हर जगह होने लगता है, और ये मेरी दूसरी नौकरी है। समझ में आई बात? हाँ, आइए। कह रहा कि ग्रहाणु परिकल्पना क्या कांट की है, मोल्टन की, होयल की, लाप्लास की? तो अभी आपने सबकी देख ली है। जैसे आप जान रहे हैं कांट की तो हो ही नहीं सकती, कांट की वायव्य राशि है। होयल की हो ही नहीं सकती क्योंकि इनकी नोवा है। क्या है? वायव्य राशि। वायव्य राशि हमेशा लिखेंगे तो याद हो जाएगा। होयल की अभी नोवा परिकल्पना आपने देखा। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना देखा, निहारिका, ठीक है। तो इनकी कौन सी है? ग्रहाणु, ठीक है। इसका आंसर होगा यही। ग्रहाणु परिकल्पना किसकी है? मोल्टन की। मजा आया? देखिए 4-5 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तभी कह रहे हैं केवल 30 नहीं है ये, ठीक। कह रहा कि कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया? अभी प्रश्न का जवाब दिया गया है। कांट किस परिकल्पना का? वायव्य राशि। एक तारक परिकल्पना का जो विचार था सबसे पहले दिया था वो कास्ते द बफन थे। कास्ते द बफन, ठीक है।
सबसे पहले ब फन, तो एक तारक परिकल्पना इन्हीं से जुड़ी है, हमेशा पूछी जाएगी। बाकी सब पे मैंने आपको बता दिया, निहारिका, लाप्लास, ज्वारी, जेम्स एंड जेफरी की, ठीक है ना जी। आगे है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, जल्दी से बताइएगा। हाँ, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय। देखिए, जब ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं ना, तो फिगर उगर भी कभी कभी बना लिया करिए। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपके सूर्य हैं। क्या है? सूर्य महोदय हैं, ठीक है। इन्हीं का प्रकाश पूछ रहा है सन का कि पृथ्वी पर कितना समय लगता है पहुंचने में। तो देखिएगा 8 मिनट 16 सेकेंड, 16 मिनट 8 सेकेंड, 30 मिनट 8 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। तो इसका पहला आंसर सही है, आप जल्दी से लगा लिए होंगे, ठीक है। 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। गुड, आगे बढ़िए। कह रहा है कि पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि, ठीक है। पृथ्वी के चूंकि व्यास और परिधि में संबंध होता है, ठीक, और पृथ्वी का व्यास दो तरीके का है। पृथ्वी चूंकि अंडाकार है, पूर्णतः गोलाकार नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऐसे पृथ्वी की, देखिएगा ये पृथ्वी की मैं बात करूं तो ऐसे पृथ्वी है, ठीक है। इसलिए इसका जो है ये ध्रुवीय व्यास कहलाता है। ये व्यास कौन सा? ध्रुवीय व्यास है, ठीक है। और व्यास, और ये आपका है विषुवत रेखीय व्यास, विषुव रेखीय व्यास। दोनों में अंतर है। विषुवत रेखीय व्यास क्या है? आपका बड़ा है, ठीक है, और ध्रुवीय व्यास छोटा है। तो ये विषुवत रेखीय परिधि पूछ रहा है कितना? 40,050, 40,150, 40,076 या 40,250। तो ये होगा 40,076। वास्तव में है 40,075। कितना है? 40,075, ठीक है। लेकिन यहां ऑप्शन 76 दिया है, तो आप 76 मान के चलिएगा। 40,075 किलोमीटर। समझ में आई बात? अब देखिए, यदि हम इसकी बात करें, ये कितना व्यास अगर पूछ दे, अब की तो परिधि पूछा, व्यास पूछ दे तो क्या होगा, ठीक है। ये विषुवत रेखीय व्यास की बात अगर पूछ दे कितना है, देखिए यहां से लिख देते हैं 12,756, 12,756 क्या है? विषुवत रेखीय व्यास है। और ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,713 किलोमीटर। क्लियर? तो कुछ भी पूछे आपका जवाब बहुत अच्छा आना चाहिए। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि हाँ, 15 के बाद 16, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या कहलाता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है ये, ठीक। देखिएगा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अगर आप कभी ध्यान दिए होंगे, ठीक, ये आपका सूर्य है, सन, ये मून और ये अर्थ यानी पृथ्वी, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध रेखा में जब है, इसको क्या कहते हैं? देखिएगा, ये तीनों स्थितियां तीन तरह के नाम हैं।
अगर एक सीध में है तो एक सीध में है तो इसको सिजगी कहेंगे। क्या कहेंगे? सिजगी। ठीक है, क्या कहेंगे? सिजगी कहेंगे। और युति और व्युति, अगर सूर्य बीच में है, दोनों एक तरफ हैं, तो उसे युति कहते हैं। ठीक, और यदि सूर्य बीच में और पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक एक तरफ हैं, किनारे किनारे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? युति कहेंगे। और यदि सूर्य एक तरफ है और दोनों एक तरफ हैं, चंद्रमा और पृथ्वी, तो इस स्थिति को हम व्युति कहते हैं। ठीक है ना जी, व्युति। तो इस तरह से ये प्रश्न जो पूछा गया था ये गलत था। ठीक है, ये गलत था, आयोग ने इसको सही नहीं माना था। फिलहाल एक सीध में अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? इसको सिजगी कहेंगे। क्या कहेंगे? सिजगी। क्या कहेंगे? सिजगी। अब युति है कि व्युति है, ये पूछता तो अलग मतलब होता। ठीक, कह रहा है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये दोनों प्रश्न 2013 में हमसे टकराए थे। क्लियर? 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, और मैंने तुक्का मारा था, मेरा सही चला गया था। क्लियर? तुक्का ही था, सही चला गया था, तब आकर देखा था तो सही हो गया था। 1.3 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। और सूर्य का 8 मिनट 16 सेकेंड। ऐसा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत पास है। समझ में आई बात? हाँ, आगे कह रहा है कि 2 बसंत विषु वर्नल इक्वनाक्स के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 2 बसंत विषु। ठीक है, बसंत विषु पहले समझ लीजिए कि ये क्या है। यहां मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता देता हूं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये आपकी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। हालांकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन आसानी से समझने के लिए हम ये मानकर चलते हैं, जो दिखता है वही मानकर चलें। ये मानकर चलें कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है। ये आपकी कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत। और ये है मकर। क्या है? मकर रेखा। ठीक, तो सूर्य देखिए यहां से यहां जाने में, फिर यहां आने में, यहां 2 बार चमकता है, 2 बार, और यहां 1 बार चमकता है, यहां 1 बार चमकता है। 1 साल में, 1 वर्ष में। समझ में आई बात? इन्हीं तिथियों को ध्यान देना है, कब कब चमकता है। देखिएगा, 1 बार कब चमकता है? 21 जून। तब उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, नाइट छोटी होती है। 2 बार यहां चमकता, कब कब? देखिएगा, एक 21 मार्च को चमकता है और एक 23 सितंबर को चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, और इस तिथियों पर संपूर्ण पृथ्वी पर डे बराबर नाइट होता है, दिन बराबर रात। ठीक है, तो इसी पर 21 मार्च को जो चमकता है, उसी को हम 21 मार्च को हम बसंत विषु कहते हैं। बसंत विषु। इसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और 23 सितंबर को जो चमकता है उसे हम शरद विषु कहते हैं। शरद विषु। विषु का मतलब इक्वानॉक्स। और यहां से सर्दी शुरू होती है। क्या? सर्दी, ठंडी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो 2 बसंत विषु पूछे या 2 शरद विषु पूछे अगले एग्जाम में, दोनों में कितना दिन का अंतर होता है? 365 दिन का, 1 साल का, यानी 365 दिन का अंतर होता है। समझ में आई बात? दोनों पूछे, शरद विषु पूछे या बसंत विषु पूछे, दोनों बातें कितने दिनों पर घटेंगी? 365 दिन पर। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। कह रहा है कि दिसंबर
22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है, ठीक है, सूर्य लंबवत चमकता। अच्छा देखिए, पिछले में एक चीज मैं नहीं बताया, कर्क रेखा वाला नहीं बताया, मकर रेखा वाला, तो यही है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को यही यहां चमकता है, तो होगा यहां दिन बड़ा और नाइट छोटी हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है ना, और ये है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध जो स्थिति 21 जून को यहां होती है उत्तरी गोलार्ध में, वही 22 दिसंबर को होती है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को गर्मी का दिन होता है, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में वही ठंडी का दिन होता है। अब देखिए यहीं से पूछा है अगला क्वेश्चन, कब पूछा है? 2013 में, कि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता, कहां चमकेगा? मकर रेखा पर, अभी मैंने बताया है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर कब चमकता है? ये तो 22 दिसंबर हो गया। 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर को चमकेगा, ठीक है। पृथ्वी पर होगा डे बराबर नाइट। कर्क रेखा पर 21 जून सबसे बड़ा दिन, योग दिवस, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का, ठीक। जब दिन बड़ा होगा तो वहां रात छोटी होगी, क्योंकि 24 घंटा में सब घटना है। दिन 14 घंटा का होगा तो रात 12 घंटा की नहीं 10 घंटा की हो जाएगी, ठीक है ना जी। आगे देखिए, कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म, वही क्वेश्चन है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब आती है? तो 22 दिसंबर को आती है। कब आती है? 22 दिसंबर को। यदि यही उत्तरी गोलार्ध पूछता तो 21 जून प्रश्न सही होता। क्या सही होता? 21 जून, 21 जून होता। क्लियर? अब देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है और 21वां प्रश्न चल रहा है। अभी हमको 32 क्वेश्चन पर जाना है, यानी 10 क्वेश्चन। कैसी लग रही क्लास? ये मजा आ रहा हो तो एक थंब इंप्रेशन दीजिएगा, और यदि किसी सुधार की जरूरत हो तो ये भी बताइएगा, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि दुनिया में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, ठीक है। सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। आइए, कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, 22 मार्च को होता है, या 2 सितंबर या 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को होगा। अभी मैंने इसको बताया है। यही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होने हैं। टीजीटी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था। कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितना प्रतिशत है? दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की मैं बात करूं तो ये 81% है, सबसे अधिक, ठीक है। जलीय भाग कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर अगर जल की बात की जाए तो 71% है। संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल है, लेकिन यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो 81% जल है। कितना है? 81%। देखिए ये भी पूछा है। आगे कह रहा कि मोहोरोविसिक, ठीक है, जिसको आप मोहो कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी, ये घनत्व से संबंधित है। जब पृथ्वी का घनत्व बताया जाने लगा तो ये सब कहे कि नहीं, जो पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ने का क्रम समान नहीं रहता है। किसी परत में कुछ हो जाता है तो किसी परत में कुछ हो जाता है। इसी से पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट एक समान नहीं है। समझ में आई बात? तो इसी को अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने खोजा है, इसलिए इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिएगा, मोहोरोविक असांतत्य यानी डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच है? तो आप देखिएगा, परपटी और मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच, ऊपरी और निचली परपटी के मध्य, मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच। तो इसका सही आंसर होगा परपटी और मेंटल के मध्य, परपटी और मेंटल के मध्य, क्योंकि बहुत सटीक ये नहीं होगा, आप समझिएगा, लेकिन इसके अनुसार से तो यही सही होगा। आप देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप कभी नहीं भूलेंगे। ये है आपकी पृथ्वी का एक भाग जिसको काट कर निकाल लिया गया, जिसको काट कर निकाल लिया गया। आप देखिए, ये ऊपर वाला भाग क्रस्ट है, ये क्रस्ट है।
आधे को ऊपरी क्रस्ट कहेंगे, ठीक है। ये जो है मेंटल है, आधे को हम ऊपरी मेंटल कहेंगे और आधे को निचला। ये क्रोड है, आधे को ऊपरी क्रोड, आधे को निचला क्रोड कहेंगे, ठीक है। पहले ये बंटवारा कर लीजिए, अभी बताते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। अभी देखिए, ये हो गया ऊपरी क्रस्ट, ये हो गया निचला क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ये हो गया ऊपरी मेंटल, मेंटल या प्रवार कहते हैं इसे अंग्रेजी में, हिंदी में। इसको कहेंगे निचला मेंटल। ये हो गया ऊपरी क्रोड और ये हो गया निचला क्रोड, निचला क्रोड। क्लियर। अब देखिए, एक मेरा सूत्र बनाया हुआ है, ले लीजिएगा, कोमो रेगुले। ये 5 लोग हैं जो असांतत्यता को यानी डिसकंटिन्यूटी को बनाए हैं। को से है कोनराड, कोनराड हैं। मो से है मोहो, यही जिनका नाम ऊपर दिया गया है, इनका पूरा नाम क्या है, मोहोरोविसिक, ठीक है। रे से है रेपटी और गु से है गुटनबर्ग और ले से है लेहमन, लेहमन। यही 5 लोग हैं, पांचों इसमें देख लीजिएगा आ जाएंगे। ये है कोनराड, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच कौन सा है, कोनराड, असंतत्य। और निचला क्रोड, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच है मोहो, ठीक है। ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच रेपटी, कौन सी है, रेपटी। और निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच है आपकी गुटेनबर्ग। जिंदगी में नहीं भूलेगा दोस्त, ठीक है, आप केवल याद रखिएगा। और ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड के बीच है लेहमन, लेहमन। यही डिसकंटिन्यूटी है, कभी नहीं भूलेगा, बस केवल आप पढ़ के देखिए। ये सब आजमाया हुआ है और अपना खुद का बनाया हुआ है, याद रखने के लिए। क्लियर। हाँ, कुछ तो बात होगी। जब 2 सब्जेक्ट नेट जेआरएफ, मैं ये घमंड नहीं है मेरा, गर्व बोलता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट से करने में नाको चना चबा लेते हैं लोग, कहते हैं ना कि पढ़ने का तरीका अगर आपको आ जाता है तो आप बहुत कुछ कर ले जाते हैं। कह रहा है कि कोनराड असंतत्य। अब तो आप एकदम बता जाएंगे हर चीज को, जल्दी से देखकर बताइए कौन सा सही इसमें है। तो इसमें सही है निचला क्रस्ट और ऊपरा क्रस्ट, निचला और ऊपरी क्रस्ट। क्लियर। आप उसी को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है गुटेनबर्ग असंबद्धता किनके के बीच है, गुटेनबर्ग। अब देखिए इसमें कौन सा सही है, गुटेनबर्ग एक मेंटल का भाग होगा और एक क्रोड का भाग होगा, मेंटल का निचला और क्रोड का ऊपरा, ठीक है। हाँ देखिए, कहीं दिया है सियाल सीमा दे दिया, सियाल निफे, सियाल का मतलब ये क्रस्ट है, सियाल का मतलब क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। सीमा मेंटल है, यहां मेंटल और अंतरतम की सीमा, तो इसमें से मेंटल और अंतरतम दिया है, यानी यही सही करेगा, ठीक है। मेंटल और अंतरतम की सीमा, बहुत स्पष्ट तो नहीं लिखा लेकिन दोनों में से यही सबसे सही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संरचना निम्नलिखित में से किस माध्यम से शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करती है। देखिए पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल में जो प्लेटें हैं जो संचरण करती हैं, ठीक है,
वो किससे ऊर्जा प्राप्त करती हैं? तो ये जान लीजिएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ से। किससे? रेडियो एक्टिव पदार्थों से। क्लियर? हाँ। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? अभी मैंने बताया है आपको, ठीक है। फिलहाल देख लीजिए आप कौन सा आंसर लगाएंगे, पहले ये तो बता लीजिए, ठीक। और पीजीटी 2013 में पूछा गया, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने भूगोल सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। सभी के लिए परीक्षा कोई भी दे रहे हो, अगर इस तरह से आपने पढ़ाई कर ली तो भूलेगा नहीं मित्र जिंदगी में। सिलिका और एल्युमिनियम, ये तो सियाल है। क्या है? ये सियाल है। सियाल, ये आप ऊपरी परत है। सियाल मतलब ऊपरी परत, परत यानी क्रस्ट। इसे क्या कहेंगे? क्रस्ट कहेंगे। बेसाल्ट एवं सिलिका, सिलिका एवं मैग्नीशियम, ये है आपकी सीमा। क्या है? सीमा अर्थात मेंटल, ठीक है। निकिल और लोहा, यही है निफे। ये क्या है? निफे, और यही इसका आंसर है, ठीक। निफे के निर्माण में निकिल और लोहा है, निफे, ठीक है, यानी क्रोड। क्या? क्रोड। तो आपसे कुछ भी प्रश्न पूछेगा आप इसका आंसर जरूर दे जाएंगे। अगला है कि पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है। पृथ्वी के गिर्द, ठीक है, पृथ्वी के पास बाहरी चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट, ठीक है, भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक, जो भूवैज्ञानिक मानते हैं 30 किलोमीटर तक मानते हैं। कह रहा है पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का जवाब, ठीक है, कितना है? 80 किलोमीटर। नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए, 80 किलोमीटर की गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं, जिसको एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है ना जी। हाँ, सुघट्ट अवस्था में, गुथे हुए आटे की तरह, ना कठोर हैं ना गीले हैं। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 अंश सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है? ठीक है, कितने मीटर, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर देकर कंफ्यूज करता है। तो 22, 32, 23, 40 आप याद किए होंगे कितना? 32 यानी 22 मीटर पर कितना? 1 अंश सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो सोचिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 या 71 कहीं कहीं मिलता है। इतना किलोमीटर है। इतना किलोमीटर जाने पर सोच लीजिए, 32 का भाग देकर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पहले मीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, फिर 32 का भाग दे दीजिए, कितना तापमान हो जाएगा। इसीलिए ये भाग बिल्कुल तरल अवस्था में है। क्लियर ना जी? हाँ, तो ये था आपका आज का टोटल 30 प्रश्न, ठीक है। इसके बाकी बचे सौरमंडल के एक निचोड़ और आएगा, ठीक है, 30 प्रश्नों का, और सौरमंडल से आपका सारा क्वेश्चन जितना बन सकता है सभी समाप्त हो जाएंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है? ये केवल 30 प्रश्न नहीं थे, आप जोड़ेंगे तो इसमें 3 चौक को 12, लगभग 100 प्रश्न से ऊपर थे, ठीक है। इसमें से क्या करना है आपको? जो प्रश्न नहीं आ रहे थे उसको छांट लीजिएगा, 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा। अगर धोखा करेंगे तो अपने साथ, ठीक है। तो आप मन से तैयारी करिए। प्रतिदिन अब वीडियो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद अर्थशास्त्र जाएगा, जो लोग अर्थशास्त्र कॉम्बिनेशन बनाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कैसी लग रही वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और आपसे गुजारिश है कि छोटा चैनल देख के मत छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को बड़ा बनाएंगे आप ही, क्योंकि आप साथ, जैसे मैं आपका साथ दे रहा हूं वैसे आप मेरा साथ दीजिए, और दोनों एक दिन सफल होते हैं मिलकर। धन्यवाद सुनने के लिए।